हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हमारा फोर्थ वीडियो है और इससे पहले हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं जिसमें काफ़ी सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए। आज कुछ और बेसिक अकाउंट टर्म्स हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जिनका अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, नॉर्मली यूज़ होता है। और जब हम इन अकाउंटिंग टर्म्स को यूज़ करते हैं तो अगर इसका मीनिंग हमको पता ना हो तो शायद हम यूज़ तो करेंगे लेकिन वो एक तरीके से यूजलेस होगा। तो हम उसके लिए ज़रूरी है कि ये सारे बेसिक अकाउंट टर्म्स हमको पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का बेसिक अकाउंट टर्म है नंबर 24 बेसिक अकाउंट टर्म्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट कौन से होते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड just like as the journal, ledger, journal proper, cash book etc. मीन्स क्या कि जो भी अकाउंटिंग टर्म्स, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स होते हैं उन सबको जहाँ जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उनको बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट आर दोज बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड इंक्लूडेड कैश बुक, लेजर, जर्नल प्रॉपर एटसेट्रा। मीन्स वो सारे ट्रांजेक्शंस जहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं उन बुक्स को हम क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। बहुत सिंपल सा टर्म है। नेक्स्ट है एंट्री। एंट्री क्या होता है? एंट्री मीन्स रिकॉर्ड करना। कोई भी ट्रांजेक्शन या इवेंट को पर्टिकुलर या एक सही अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करना, उसको हम एंट्री करना बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन टर्म है। तो अ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको दोनों पता है ट्रांजेक्शन एंड इवेंट क्या होते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। तो उसके रिलेटेड हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही अकाउंट के दो पार्ट हैं। नॉर्मली पूरा जब अकाउंट आप स्टडी करेंगे तो उसमें डेबिट क्रेडिट ही चलेगा। तो आपको क्लियर होना जरूरी है कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। नॉर्मली जब भी हम किसी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंट हमारा टी शेप में होता है। ठीक है ना? टी शेप में होता है जिसमें लेफ्ट और राइट दो होते हैं, दो साइड होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी मैं अकाउंट बनाऊं तो ये दो साइड हो गई, ये मेरा हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो इस लेफ्ट साइड वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड बोलते हैं। और इस वाले एरिया को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों का यूज करना होता है क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन हम जो स्टडी करते हैं वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करता है। और डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन में एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट भी जरूर होगा। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों होना कंपलसरी है। दोनों ही टर्म हम यूज करते हैं। एक अकाउंट के अंदर टी शेप में अकाउंट होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है। एन अकाउंट हैज टू पार्ट्स, दैट इज द डेबिट एंड क्रेडिट। द लेफ्ट साइड इज debit side and debit side while the right side is the credit side. आई होप क्लियर हो गया होगा डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। एक अकाउंट के दो पार्ट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट और क्रेडिट साइड को क्रेडिट बोल देते हैं। नेक्स्ट है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर कह सकते हैं या ओनर कह सकते हैं। ये कौन है? ये वो पर्सन है या ये वो एंटरप्राइज का ग्रुप है जो बिजनेस को मनी प्रोवाइड करता है, उसकी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेंटेन करता है और रिस्क बियर करता है, उसको प्रोपराइटर कहते हैं। तो द पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट एंड बियर ऑल द रिस्क। वो पर्सन जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है और सारे रिस्क बियर करने के लिए भी तैयार है। जो भी एसोसिएट विद द बिजनेस इज कॉल्ड द प्रोपराइटर। जो बिजनेस से जुड़े हुए रिस्क हैं उन सबको बियर करने की भी कैपेबिलिटी वो रखता है, उसे हम कहते हैं प्रोपराइटर। ठीक है। तो अगर 4 प्रोपराइटरशिप फर्म है तो वहाँ प्रोपराइटर कितना होंगे? एक प्रोपराइटर होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो दो या दो से ज्यादा लोग भी प्रोपराइटर हो सकते हैं। तो प्रोपराइटर का मतलब है ओनर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो कहाँ यूज करते हैं? वो नॉर्मली हम यूज करते हैं एक फिक्स एसेट्स के ऊपर। मीन्स जब कभी भी हम किसी फिक्स एसेट्स को परचेस करते हैं, किसके लिए? कंज्यूम करने के लिए, उसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं। और जब लगातार हम उसको यूज करते हैं तो लगातार उसको यूज करने में जो भी उसका वैल्यू डिक्रीज हो रही है या उसकी वैल्यू जो यूजलेस होती चली जा रही है बाय द पासिंग ऑफ टाइम, हम उसको अकाउंटिंग टर्म्स में डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मीन डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ
फिक्स एसेट्स, ये किस पे लगता है? फिक्स एसेट्स पे लगता है। ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस में लंबे समय के लिए रहने वाले हैं, जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने वाले हैं, जैसे कि आपकी मशीन है, फर्नीचर है, प्लांट है, एटसेट्रा। बिकॉज ऑफ यूजेस और एफ्लक्स ऑफ द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाता है, टाइम पास होने के साथ साथ असेट की वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड क्या है? जो हमने अभी गुड्स सेल किया है उसकी कॉस्ट क्या है, माने बेचे हुए माल की लागत। मींस जो आपने गुड्स सोल्ड किया है या जो भी सर्विस आपने सेल की उसकी करेक्ट कॉस्ट क्या है? तो इट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाली वीडियो में भी। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्शन से या परचेजिंग से बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जैसे कि रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ठीक है, ये सारे डायरेक्ट जो उसमें अपना रोल प्ले करते हैं एक गुड्स को बनाने में, मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करने में, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड और द सर्विस रेंडर। गुड्स को बेचने में और सर्विस रेंडर करने में जो भी कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कोई भी सेलिंग एक्सपेंस हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो, ठीक है ना, उसको हम इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं मानते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ओनली एंड ओनली डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो कि डायरेक्ट लिंक होती है, डायरेक्ट रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? अपने नॉर्मली पर्सन्स को कहते हुए सुना भी होगा कि यार उसको मैंने पैसा दिया था, उधार माल मैंने बेचा था, उसने अभी तक ना पैसा नहीं दिया, और मैं अब जा भी रहा हूँ उसको पैसा मांगने की, उसने मना कर दिया कि पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसा अमाउंट जिसका रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, जिसको रिकवर करने के चांस नहीं है, उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटन ऑफ। माने वो अमाउंट जो बिजनेस ने ये मान के खत्म कर दिया कि अब ये पैसा ना तो मिला और ना ही मिलने की उम्मीद है, ना ही तो मिला और ना ही मिलने की उम्मीद है, ऐसे अमाउंट हम कहते हैं बैड डेब्ट, जो कि बिजनेस के लिए एक लॉस भी होता है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है कि डेब्ट पेइंग कैपेसिटी जब बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की जीरो हो जाए, मींस वो अपने अपने डेब्ट का पेमेंट टाइमली ना कर पाए, टाइम पर अपने डेब्ट का पेमेंट ना कर पाए, जो जो अमाउंट का पेमेंट उसको करना है, अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, वो पेमेंट ना कर पाए, ठीक है ना, ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेब्ट एट राइट टाइम, नोन एज द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज। पर्सन या एंटरप्राइज, ध्यान रखेंगे, पर्सन कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है और एंटरप्राइज माने बिजनेस भी हो सकता है, विच इज नॉट ए पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट, जो अपने डेब्ट्स का पेमेंट करने में नहीं कैपेबल हो। मींस कि वो कोशिश करने के बाद भी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दे, सारी असेट्स बेच दे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच दे, उसके बाद भी उसका डेब्ट पूरा पेड ना हो पाए। एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि अभी सपोज दैट 10 लाख रुपीस का लोन है किसी पर्सन के पास, मतलब 10 लाख रुपीस की लायबिलिटीज है, और उसका बिजनेस, उसका पर्सनल असेट सबको लगा करके केवल रिकवर कर पा रहा है केवल 5 लाख 4 लाख रुपीस, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे लोन की वैल्यू तो ज्यादा है और उसके डेब्ट की वैल्यू जो है वो, लोन और डेब्ट की वैल्यू ज्यादा है, उसके एसेट्स की वैल्यू कम है, इसलिए हम उसको इंसॉल्वेंट कहेंगे। दूसरा है इसका अपोजिट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इसका अपोजिट है, मींस जो अपने पेमेंट को टाइमली पेड कर पाए, ठीक है। तो सॉल्वेंट इज अ पर्सन और द एंटरप्राइज व्हिच इज इन द पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट, जो अपने डेब्ट्स का पेमेंट टाइमली कर दे उसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है टर्म बैलेंस शीट। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ क्योंकि कॉमन टर्म है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट का मतलब है स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, जिससे कि हमको बिजनेस की पोजीशन पता चलती है, असेट एंड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये बिजनेस की पूरा परफॉर्म कैसा रहा बिजनेस का, ये पूरा परफॉर्मेंस देने के लिए एक शीट होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड द लायबिलिटीज व्हिच इज अकर ड्यूरिंग अ ईयर ऑफ ए बिजनेसमैन। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू का मतलब है कोई भी असेट या लायबिलिटी जिसको कि हमने इस समय बुक्स में दिखाया हुआ है, बुक्स माने बैलेंस शीट में या किसी भी अदर बुक में दिखाया हुआ है। तो करंट वैल्यू या करंट वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी नोन एज द बुक वैल्यू, ठीक है। नॉर्मली बुक वैल्यू जो निकालते हैं वो नॉर्मली असेट के लिए ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी कह सकते हैं, एंटरप्राइज कह सकते हैं, रिकॉग्निशन कह सकते हैं, मींस बिजनेस। वो बिजनेस
जो कि एक तरीके से एक नाम से पहचाना जा रहा है, ठीक है ना। अ बिजनेस यूनिट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स नेम, जैसे कि रिलायंस है, बजाज अलायंस है, ठीक है, टिस्को है, टाटा है, भेल है, ये सारी जो कंपनी है वो अपने आप में एंटिटी है, ठीक है। तो आज हमने ये 25 से लेकर के 33 तक के कुछ बेसिक अकाउंट टर्म्स हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से फुल फ्लैश फिनिश होता है। अगर किसी भी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो कमेंट में आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके या कमेंट में मैं आपको आंसरिंग कर दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।